नमस्कार दोस्तों। साल था 1975, तारीख थी 25 जून। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह वह काला दिन था जब भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा घाव लगा। आजाद भारत के इतिहास में यही वह पल था जब जनता की आवाज को दबा दिया गया, जब संविधान की मूल आत्मा को कैद कर लिया गया। दोस्तों, उस समय भारत एक जटिल मोड़ पे खड़ा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने शासन के चरम पर थी। 1971 का युद्ध और पाकिस्तान पे भारत का जीत, बांग्लादेश का निर्माण, ये सारी घटनाएं इंदिरा गांधी को उन्हें एक शक्तिशाली नेता बना दिया। 1971 का जनरल इलेक्शन, इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से जीत हासिल करती है। उनको 66.35% वोट मिलता है, जो उनकी लोकप्रियता और सत्ता की शक्ति का प्रतीक था। लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी इमरजेंसी घोषित कर देती है? President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिति। ढेरों अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया जाता है, लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। इस इतिहास को काला धब्बा माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी पर। मौजूदा सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी 12 जुलाई 2024 को फैसला करते हैं इस काले दिन को 25 जून को भारतीय इतिहास का संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाए और इसे भारतीय इतिहास का संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या रीजन था जो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा? क्यों इसे किया गया और क्यों इसे खौफनाक माना जाता है? आज के इस हिस्ट्री के वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल्स बताते हैं कि इमरजेंसी लगाना एक नेशनलिस्ट मूव था। इनफैक्ट खुद इंदिरा गांधी ने इसे देश के लिए जरूरी बताया था। इंदिरा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड पीएम इंडिया हैज एवर हैड। दोस्तों, इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी के बहुत सारे अचीवमेंट हैं। इनफैक्ट इवन इंडियन रॉ का फाउंडेशन भी इंदिरा गांधी के अंडर ही हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इतने सारे अचीवमेंट होने के बाद भी इंदिरा गांधी को मर्डर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टैग दिया गया। इतनी अचीवमेंट के बाद भी इंदिरा गांधी को भारतीय संविधान का हत्यारा कहा गया। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है 1975 में पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। इससे पहले भी इंडिया में 2 बार इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा चुका था। पहली बार 1962 में इंडिया वर्सेस चाइना वार, दूसरा 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन 1975 का इमरजेंसी इन दोनों इमरजेंसियों से अलग था, क्योंकि 1975 की इमरजेंसी किसी लड़ाई के कारण नहीं बल्कि मल्टीपल रीजन के कारण था। यूं कहें सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। बहुत सारे रीजन थे, ये किसी एक इवेंट के कारण नहीं था, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट था। अगर बात करें सीक्वेंस ऑफ इवेंट की, तो दरअसल घटनाओं का यह क्रम 1969 में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी सरकार में थी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और चौथी पंचवर्षीय योजना इंप्लीमेंट किया जा रहा था। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी 14 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइज करने का डिसीजन लेती है। इसका मतलब सरकार उन 14 प्राइवेट बैंकों का ऑनरशिप लेना चाहती थी उन प्राइवेट कंपनी से। कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अचानक सरकार कहती है कि अगले दिन से यह कंपनी सरकार की हो जाएगी, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जाहिर है आप ऐसे फैसलों से खुश नहीं होंगे। उस समय के कई बिजनेसमैन जैसे JRD टाटा और अन्य बिजनेसमैन ये 14 बैंक के नेशनलाइजेशन से खुश नहीं थे, उनके विरोध में थे। बैंकों के नेशनलाइज करने के फैसले का विरोध किया। 18 जुलाई 1969 को सरकार एक अध्यादेश पारित करने का फैसला करती, लेकिन जल्द ही सरकार को एहसास होता है संसद सत्र तो 21 से स्टार्ट हो और राष्ट्रपति 20 को रिटायर कर जाए। इसलिए आनन फानन में अध्यादेश को तैयार किया गया और
लगभग रातों रात सत्र शुरू होने से पहले ही राष्ट्रपति ने इस पर मुहर लगा दी और इंदिरा गांधी ने रात को 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, आप साफ देख सकते हैं इंदिरा गांधी इस नीति को देश के कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण मानती थी। इंदिरा गांधी का तर्क था कि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए तो बैंक देश के हर कोने में, हर गांव में पहुंच सकेगा और सबसे गरीब नागरिक तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकेगा। ऐसा कोई मुनाफा कमाने वाली कंपनी शायद कभी ना करे, क्योंकि उन्हें तो अपना मुनाफा दिखता है। असल में यह समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद और उनके फायदे और नुकसान के बारे में था। लेकिन जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर्स इससे खुश नहीं थे। उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर होल्डर आरसी कूपर थे। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की सोची और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक छोटी सी जीत मिली। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीयकरण के फैसले को नल एंड अवॉइड कर और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अनुचित था और इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। यहीं से इंदिरा गांधी सरकार वर्सेस न्यायपालिका की लड़ाई शुरू होती है। सवाल आज भी वही है, क्या सरकारें अदालतों की सम्मान करती है या जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से कानून बदल देती? कमेंट करके जरूर बताइए आप क्या सोचते, किसको ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, चुने हुए जनतंत्र या न्यायपालिका को? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको क्या लगता है एक लोकतंत्र में, हमारे देश में विधायिका और न्यायपालिका में कौन अधिक शक्तिशाली है? आपकी राय में किसे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते। यदि दोनों के बीच संघर्ष होता है तो कौन जीते, न्यायपालिका या विधायिका? दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के अध्यादेश को नल एंड अवॉइड कर दिया, तब इंदिरा गांधी ने अगले वर्ष 1971 में संविधान में 25th संशोधन किया और इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया, जिससे अदालत की दखल को कम किया जा सका। कुछ साल बाद इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में फिर से टकराव हुआ। इस बार मुद्दा था पीवी पर्स। दोस्तों, एक समय था जब भारत में कई रियासतें हुआ करती थी जिनके अपने राजा महाराजा हुआ करते थे। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब इन रियासतों को भारत में मिलने के लिए सरकार ने एक समझौता किया। इसमें शर्त थी कि इन राजाओं को हर साल एक तय राशि दी जाएगी। इसे ही राज भर्ता और पीवी पर्स कहा गया। एक तरीके से ये डिसीजन बहुत सही था। एज ए बीइंग इंडियन, दैट वाज द गुड डिसीजन। पर लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें ये राजाओं को दिए जाने वाला पैसा ठीक नहीं लगा। उनका मानना था अब देश में लोकतंत्र है तो इन राजाओं को एक खास फैसिलिटी क्यों मिले। एज अ बीइंग इंडियन, दैट वाज द गुड डिसीजन कि लोकतंत्र में पीवी पर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन इसलिए उन्होंने पीवी पर्स खत्म करने के लिए संसद में एक बिल पेश किया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका। फिर सरकार ने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि अब से रियासतों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी, मतलब अब भारत में कोई राजा महाराजा मान्य नहीं होंगे, तो फिर उन्हें कोई राजभर्ता देने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड अवॉइड घोषित। फिर क्या था, आप अंदाजा लगा सकते हो इसके बाद क्या हुआ हो। इंदिरा गांधी सरकार ने एक और संविधान संशोधन किया, 26th संशोधन, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि शासक परिवारों का पीवी पर्स खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह कोर्ट का फैसला पलट गया। यह संशोधन 28 दिसंबर 1971 से इम्प्लीमेंट हुआ। इस संशोधन के बाद राजभर्ता और राजकीय उपाधियों का भारत से सदा के लिए अंत हो गया और साथ ही अंत हो गया भारतवर्ष में हजारों सालों से चले आ रहे राजतंत्र। इस विधेयक के पारित होने के बाद कई पूर्व राजवंशों ने विरोध करते हुए अदालतों में याचिका दायर की, पर सारी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके विरोध में कई राजवंशों ने 1971 में चुनाव लड़ने का फैसला किया। विजयराज सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने चुनाव लड़े
और जीत हासिल की और आज भी भारतीय पॉलिटिक्स में एक्टिव है। ये वो घटनाएं थी जिन्होंने अंततः आपातकाल घोषित करने के फैसले को प्रभावित किया। दोस्तों, अगर 1971 की बात करें तो यह वही साल था जब इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव जीती। दोस्तों, जनरल इलेक्शन 1972 में होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी को उस वक्त ऐसा लगा कि समय उनके फेवर में और इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस में 1972 के जनरल इलेक्शन को एक साल पहले ही 1971 में करवाने का फैसला किया। उनके इस फैसले से अपोजिशन पार्टी जनसंघ भी काफी शॉक्ड था और उन्होंने रायबरेली के सीट पर वहां के सबसे पॉपुलर फेस राज नारायण को इंदिरा के अगेंस्ट कंटेस्ट करवाने के लिए भेज दिया। उस समय जहां पर अपोजिशन ने इंदिरा हटाओ के नारे लगाए, वहीं इंदिरा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करते हुए इन नारों को अपने फेवर में कन्वर्ट कर लिया। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ और उन्होंने लोगों से अपील किया कि उन्हें क्या चाहिए, इंदिरा हटाओ या गरीबी हटाओ, और लोगों ने इंदिरा को चुना और इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से जीत हासिल। उन्हें 66.35% वोट मिले, जिसके बाद राज नारायण ने इंदिरा पर बैलेट पेपर टैंपरिंग और करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील किया। दोस्तों, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को मिली भारी जन समर्थन, 518 में से 352 सीटें। इस जीत ने उन्हें न सिर्फ एक मजबूत प्रधानमंत्री बनाया, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर शख्सियत भी, और इस बार वो एक बेहद प्रभावशाली प्रधानमंत्री बनी। उनके राज में सत्ता का केंद्रीकरण साफ दिखाई दे रहा है और कहा जाता है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स का चयन इंदिरा गांधी अपने पसंद से करती थी। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी यही आरोप लगाया जाता है कि वह कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का चुनाव अपने पसंदीदा लोगों के आधार पर करते हैं। दोस्तों, 1971 ही वो साल था जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव, महंगाई बढ़ गई, इसेंशियल कमोडिटीज की कीमतें बढ़ गई, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी। इसी समय कांग्रेस पार्टी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसमें भी भ्रष्टाचार घुस गया। इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर ने स्वयं इस ओर इशारा किया। राज्य सरकारों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। 1974 में गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। गुजरात के लोगों ने उन्हें चिमन चोर कहने लगे। लोग सड़कों पे उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन की, बसें जला दी गई, दुकानें लूट ली गई और पुलिस पे हमले हुए। इस आंदोलन को नव निर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हालात इतने खराब हो गए कि सरकार से मुख्यमंत्री को हटाने की मांग उठने लगी। इंदिरा गांधी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने राज्य सरकार को भंग कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल शुरुआत थी। दोस्तों, 1973 में एक साल पहले एक भयानक अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट आया, जिसके कारण 1974 में कच्चे तेल की प्राइस बहुत बढ़ गई। इसके कारण आम लोग प्रभावित हुए। एक विनाशकारी भयंकर महंगाई और मूल्य वृद्धि देखी गई। उसी वर्ष गुजरात के नव निर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जेपी ने किया। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए और बिहार सरकार को भंग करने की मांग की गई। और एक और अन्य नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने 3 दिनों के लिए रेल हड़ताल की, बेटर इंप्रूवमेंट फॉर द रेलवे कर्मचारी और उनके बेहतर सैलरी के लिए। 17 लाख से अधिक कर्मचारियों ने इसमें विरोध प्रदर्शन किया। जेपी आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन से इंदिरा सरकार काफी हद तक डगमगाने लगी। ये उस विरोध प्रदर्शन के कुछ नारे थे। इंदिरा हाय हाय, इंदिरा तख्ता छोड़ो, भ्रष्टाचार हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। सड़कों पे हर तरफ प्रदर्शन था। सरकार पर लगातार दबाव था। महंगाई अपने चरम पर थी। सरकार की छवि कमजोर पड़ रही। 1 साल बीत गया, लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ी।
जैसे उन्होंने दबाव के कारण गुजरात सरकार को भंग कर दिया, वैसा वो बिहार में नहीं करना चाहती थी। उनको लगता था ये प्रजातंत्र की हत्या है और उन्होंने दावा किया कि ये आंदोलन लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। उन्होंने इन्हें विदेशी धन से चलने वाले राष्ट्र विरोधी आंदोलन कहा। लगातार हड़तालें, महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तभी साल 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक और झटका लगा। बात यह थी कि पिछले 4 वर्षों से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मामला चल रहा था। यह मामला एक समाजवादी चुनाव उम्मीदवार राजनारायण द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था, उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से। राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर सीधे आरोप लगाया कि उन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग करके चुनाव में अपनी सीट जीती है। उन्होंने मत पत्रों में हेराफेरी किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ 14 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उनमें से कोर्ट ने 12 आरोप को खारिज कर दिया गया और केवल 2 आरोपों में अदालत ने उन्हें दोषी पाया। पहला अपराध यूपी सरकार का उपयोग करके अपना भाषण देने के लिए एक विशाल मंच बनवाया था और दूसरा अपराध यह था कि उनके चुनाव एजेंट यशपाल कपूर चुनाव के समय भी एक सरकारी कर्मचारी थे और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। फिर अखबारों ने ऐसा छापा मानो अदालत के फैसले ने प्रधानमंत्री को उनकी कुर्सी से हटा दिया हो। इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाया। विपक्ष ने इस मौके का फायदा उठाया। वे सड़कों पे उतर आए और मांग करने लगे कि भ्रष्ट प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा, कांग्रेस के खिलाफ करो या मरो का आंदोलन शुरू हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 12 जून 1975 को आ चुका था और 24 जून के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। दोस्तों, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी की अपील पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा इंदिरा गांधी के सारे विशेष अधिकार को वापस लिया जा सकता। वो वोट नहीं डाल सकती, लेकिन अगले सुनवाई तक वो देश की प्रधानमंत्री बनी रह सकती। कोर्ट के इस बयान के बाद मानो सड़क पे हंगामा मच गया। अपोजिशन लीडर्स ने विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिए। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नाम दिया और उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति अब सिर्फ नारा नहीं आंदोलन है। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से आग्रह किया कि वो सड़कों पे आकर प्रदर्शन करें और उन्होंने इंडियन मिलिट्री, इंडियन पुलिस से आग्रह किया कि सरकार की बातें ना सुने। छात्रों से आग्रह किया कि सड़क पे प्रदर्शन करें। यह एक तरीके से आंतरिक अशांति था। दोस्तों, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को पढ़े तो उसमें लिखा है कि 3 सिचुएशन में इमरजेंसी घोषित की जा सकती। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय युद्ध चल रहा हो या दूसरी जब देश पे कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो। तीसरा कारण यह है कि अगर देश में विद्रोह होता है या आंतरिक अशांति फैलता है। भारत में पिछले 2 इमरजेंसी युद्ध के कारण घोषित किया गया, लेकिन 1975 का इमरजेंसी भारत देश के अंदर विरोध प्रदर्शन अशांति के लिए इमरजेंसी घोषित किया गया। लेकिन 1975 के इस आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति को एक कारण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने कुछ मंत्रियों से परामर्श किया और उनकी सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद को एक लिखित नोट भेजा, जिसमें उन्होंने देश में आंतरिक आपातकाल घोषणा करने का अनुरोध किया। आंतरिक अशांति के तीसरे कारण का उपयोग करते हुए उन्होंने 25 जून की रात को ऐसा किया। कुछ ही घंटों के भीतर विजय राजे सिंधिया, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य अपोजिशन के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार ने उस रात दिल्ली में न्यूज एजेंसीज की लाइट काट दी ताकि अगले दिन कोई अखबार ना छप सके। अगली सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसकी घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी
गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। वास्तव में इसके कई मूल कारण और वजह थी, लेकिन इंदिरा गांधी की सीट को अमान्य घोषित करने वाला हाई कोर्ट का फैसला और जेपी नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, इंदिरा गांधी हटाओ देश बचाओ, मूल रूप से वह ट्रिगर पॉइंट बन गया जिसकी वजह से आपातकाल घोषित किया गया। या आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी के लिए आपातकाल की घोषणा को सही ठहराने का बहाना बन गया। अगले 2 सालों में जो हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। इससे भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर कहा जाता है। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, विरोध प्रदर्शन जारी रखने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कई विपक्षी नेता और कार्यकर्ता भूमिगत हो गए, चुनाव स्थगित कर दिया गया, आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दरअसल आपातकाल के विरोध करने वाले कांग्रेसी नेता को भी उनके अपने पद से हटने पे मजबूर किया गया। आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले और इंदिरा गांधी के विरोधी कई कांग्रेसी नेताओं को पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। दोस्तों, इसके साथ ही इमरजेंसी के साथ साथ ही उस समय की भयानक घटना सामूहिक नसबंदी थी। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने किया। देश की आबादी कम करने के लिए सरकार ने कुछ लोगों की जबरदस्ती और असुरक्षित तरीके से नसबंदी कर दी। दोस्तों, 21 मार्च 1977 को आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया और चुनाव हुए। इंदिरा गांधी रायबरेली से, उनके बेटे संजय गांधी अमेठी से दोनों अपनी सीटें हार गए और जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई। यह पहली बार था कि जब कांग्रेस के अलावा किसी अन्य पार्टी ने भारत में सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1980 में फिर से चुनाव हुआ और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई पूरे बहुमत से। इंदिरा गांधी की धमाकेदार वापसी हुई, जनता पार्टी का लगभग सफाया हो गया। संजय गांधी ने भी अमेठी से जीत हासिल की। इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सा लिया और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। बात करें इंदिरा गांधी की, इस बार उनकी आर्थिक नीतियों में काफी बदलाव आया था। शायद उन्होंने अपना सबक सीख लिया था और उनका अर्थशास्त्र थोड़ा ज्यादा मजबूत हो गया था, थोड़ा ज्यादा पूंजीवाद हो गया था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर कीजिएगा आप क्या सोचते इमरजेंसी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।